बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। हम लोग रेजोनेंस इफ़ेक्ट को स्टडी कर रहे थे। हमने डिफरेंट रूल्स देखे इसके और रेजोनेंस के लिहाज से डिफरेंट ग्रुपिंग भी देखी कि प्लस रेजोनेंस इफ़ेक्ट किन ग्रुप्स का होता है, फंक्शनल ग्रुप का, और नेगेटिव किसका होता है। अब हम स्टार्ट करें एप्लीकेशन ऑफ रेजोनेंस इफ़ेक्ट कि कहाँ कहाँ पे हमें रेजोनेंस इफ़ेक्ट की वजह से इंफॉर्मेशन मिलती है और कौन सी किस किस जगह पे ये अप्लाई हो रहा है। ठीक है। A large number of phenomena have been explained on the basis of resonance effect. Some of these, like differences in the dipole moment of molecule, decrease in the bond length, acidic character of phenol, strength of acid and bases, are considered as application of resonance effect. कि हम यहाँ पे इन सारी चीज़ों को स्टडी कर लेंगे कि कहाँ कहाँ रेजोनेंस हमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करी है। सबसे पहले हमारे पास क्या है, डिफरेंस इन द डाइपोल मोमेंट ऑफ मॉलिक्यूल। कि मॉलिक्यूल का डाइपोल मोमेंट जितना एक्चुअल होना चाहिए उससे डिफरेंस क्यों होता है। ठीक है। ये वहाँ पे अगर कोई रेजोनेंस इफेक्ट कर रही है या फिर हमारे पास के इंडक्टिव इफेक्ट जो है वो असरअंदाज हो रहा है, तो उसको कंसिडर करके फिर हमारे पास जो है हम देखते हैं कि मॉलिक्यूल का डाइपोल मोमेंट क्या आता है। ठीक है। Difference in the dipole moment of molecule can be explained on the basis of inductive and resonance effect कि दोनों इफेक्ट जो है ना वो कंट्रीब्यूट कर रहे होते हैं। Consider the molecule of vinyl chloride which is a hybrid structure such as vinyl chloride का स्ट्रक्चर है हमारे पास CH2 डबल बॉन्डेड CH एंड सिंगल बॉन्डेड क्लोरीन। ठीक है। अब क्लोरीन के पास क्या है, लॉन पेयर, तो ये इलेक्ट्रॉन हमारे पास अपने डोनेट करेगी। ठीक है। और ये इलेक्ट्रॉन अपने डोनेट करिए सिंगल बॉन्ड को, तो वहाँ पर डबल बॉन्ड बन जाएगा और क्लोरीन ने इलेक्ट्रॉन डोनेट किए हैं तो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है। तो रेजोनेंस के लिहाज से इसके ऊपर ये दो स्ट्रक्चर बनते हैं और जो पहले ऑलरेडी डबल बॉन्डेड है वो सिंगल बॉन्ड हो जाएगा, उसके ऊपर कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है। अब ये दो स्ट्रक्चर है हमारे पास on the basis of resonance. The chlorine atom is electron withdrawing due to inductive effect. इंडक्टिव इफेक्ट हमें हमारे पास क्या था, जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स है वो अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करते हैं, तो इसका मतलब है कि क्लोरीन ने तो अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को ज़्यादा अट्रैक्ट करना है। द कार्बन क्लोरीन बॉन्ड विल बी पोलराइज एज फॉलो कि क्लोरीन ने इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ ज़्यादा खींचा और डाइपोल मूवमेंट की डायरेक्शन क्या हुई, पॉजिटिव से नेगेटिव। ठीक है। हमने देखा था कि पहले पार्शियल नेगेटिव आएगा क्लोरीन के ऊपर, पहली कार्बन अल्फा कार्बन के ऊपर क्या आएगा, पार्शियल पॉजिटिव, और दूसरी वाली के ऊपर क्या आ जाता है, डबल पार्शियल पॉजिटिव आ जाता है। ठीक है। तो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ इसकी डायरेक्शन होती है, इसको हम कहते हैं नेगेटिव इफेक्ट, इंडक्टिव इफेक्ट, कि इसने इलेक्ट्रॉन जो है क्लोरीन की तरफ आ गए। However, the observed dipole moment of vinyl chloride is smaller than that of ethyl chloride. कि ये हमारे पास जो है इसका जितना आना चाहिए ये उससे कम है। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द स्ट्रक्चर, कि हमारे पास अगर हम पहले वाला जो रेजोनेंस वाला स्ट्रक्चर है उसको देखें तो फिर पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ इलेक्ट्रॉन अगर मूव हो रहे हैं, ठीक है, यानी क्लोरीन पे पॉजिटिव चार्ज आ रहा है तो उसका डाइपोल मूवमेंट क्या होना चाहिए, क्लोरीन से कार्बन की तरफ। लेकिन इंडक्टिव इफेक्ट क्या कह रहा है, कार्बन से क्लोरीन की तरफ, यानी दोनों अपोजिट इफेक्ट आ गए हैं। तो इनको जो है कैंसिल आउट करके जो रिमेनिंग हमारे पास डाइपोल मोमेंट बनेगा वो हमारे पास सोल्यूशन इस कंपाउंड का, विनाइल क्लोराइड का जो है हमारे पास डाइपोल मोमेंट आता है, यानी कि दोनों इफेक्ट एक दूसरे के ऑपोजिट हैं। ठीक है। द कंट्रीब्यूशन ऑफ द स्ट्रक्चर CH2 नेगेटिव CH एंड डबल बॉन्डेड क्लोरीन विद पॉजिटिव आयन, इसके ऊपर चार्ज जो है और इसकी डायरेक्शन क्या है, क्लोरीन से कार्बन की तरफ, शोज दैट ड्यू टू द रेजोनेंस इफेक्ट द क्लोरीन एटम इज इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इन द डायरेक्शन ऑफ एरो। कि पहले वाले हमारे पास रेजोनेंस की वजह से ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है, सिंस द रेजोनेंस इफेक्ट इज अपोजिट टू द इंडक्टिव इफेक्ट, इन दिस केस द डाइपोल मोमेंट इज अंडरस्टैंडेबली स्मॉलर देन दैट ऑफ नॉर्मल कार्बन क्लोरीन का जो बॉन्ड था उससे अब ये क्या है, स्मॉल हो गया, क्योंकि उसमें दोनों इफेक्ट कर रहे हैं। इसी तरह हम कुछ और एग्जांपल ले लेते हैं। नोट द डाइपोल मोमेंट इन द फॉलोइंग केस। अब हमारे पास क्या है, मिथाइल ग्रुप है और उसके साथ नाइट्रो ग्रुप लगा हुआ है, और आपको पता है नाइट्रो ग्रुप की ऊपर क्या हो सकता है कि एक ऑक्सीजन पे अगर एक साइड पे नेगेटिव आयन है तो वो अगर दूसरी रेजोनेंस फॉर्म में क्या हो सकता है, उस वहाँ पर डबल बॉन्ड बन जाए और जो पहले वाली ऑक्सीजन है उसके ऊपर नेगेटिव आयन आ जाए। ठीक है। तो इसका डाइपोल मोमेंट कितना हमारे पास 3.5। अब यही नाइट्रो ग्रुप अगर मिथाइल की बजाय
हमारे पास बेंजीन के ऊपर लगा हुआ है, यानी कि नाइट्रो बेंजीन बन गई है। तो क्या होगा कि जो हमारे पास अब बेंजीन रिंग है, तो अब ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन बेंजीन रिंग के अंदर भी डिस्ट्रीब्यूट होगा। ठीक है, तो यानी ये रेजोनेंस का इफेक्ट बन जाएगा। पहले वाले में तो सिर्फ 2 स्ट्रक्चर है, अब नीचे वाले में हमारे पास 4 स्ट्रक्चर बन गए नाइट्रोबेंजीन के। ठीक है, अब इसकी इलेक्ट्रॉन की डिस्ट्रीब्यूशन भी देख सकते हैं कि क्या हुआ कि बेंजीन रिंग का जो इलेक्ट्रॉन है वो नाइट्रोजन और कार्बन का जो बॉन्ड है बेंजीन रिंग के साथ वहाँ पे ट्रांसफर हुआ। ऑक्सीजन के ऊपर क्या हुआ, नेगेटिव चार्ज, जो पहले डबल बॉन्डेड थी। ठीक है, अब ये जो पहला बॉन्ड बेंजीन का ब्रेक हुआ है, यानी कि ऊपर गया है, तो उसकी जगह पे पॉजिटिव आयन आ गया था। ठीक है, जिसको कंपनसेट करने के लिए जो नीचे वाली साइड से इलेक्ट्रॉन वहाँ पे ट्रांसफर हुआ, इसलिए पोजीशन 2 के ऊपर जो है नीचे पॉजिटिव आयन आ गया। ठीक है, इसी तरह इस पॉजिटिव आयन को खत्म करने के लिए जो पोजीशन 3 में साइड पे, लेफ्ट वाली साइड पे पॉजिटिव आयन आ रहा है, क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन वहां से इधर ट्रांसफर हो गया। इसी तरह अगर हम थर्ड से 4 पे देखें तो वहां पे भी क्या है, हमारे पास के चांसेस हैं कि ये जो इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, थर्ड से पहले ये पॉजिटिव आयन को कंप्लीट करा है, वहाँ पॉजिटिव आयन आ रहा है थर्ड वाली पोजीशन के ऊपर नीचे, और उसको कंपनसेट करने के लिए ये राइट वाली साइड से इलेक्ट्रॉन इधर आ सकता है और पॉजिटिव आयन आ जाएगा। यानी कि हमारे पास ऊपर वाले केस में 2 रेजोनेंस स्ट्रक्चर थे और नीचे वाले में हमारे पास 4 रेजोनेंस स्ट्रक्चर हैं। ठीक है, और उसका डायपोल मोमेंट देखें हमारे पास कितना आ रहा है कि पहले वाले से ज़्यादा आ रहा है, उसका था 3.5। ठीक है, और इसका है 3.95। कि क्यों इंक्रीज हो रहा है, तो नाइट्रो कंपाउंड, जस्ट डिफरेंस किसका आ रहा है, एक मिथाइल ग्रुप है और एक हमारे पास क्या है जो फिनाइल ग्रुप या जिसे एरोमेटिक ग्रुप कहते हैं वो है हमारे पास। द लार्जर डायपोल मोमेंट ऑफ नाइट्रोबेंजीन इज ड्यू टू द कंट्रीब्यूशन ऑफ स्ट्रक्चर 2, 3, 4 विच हैव ग्रेटर सेपरेशन ऑफ चार्जेस। अब हुआ क्या, यहाँ पे चार्जेस की ज़्यादा सेपरेशन है, यानी कि देखें आप पॉजिटिव आयन भी हैं, नेगेटिव आयन भी हैं, तो वो पूरे रिंग के ऊपर जो है कभी लेफ्ट साइड पे, कभी नीचे, कभी राइट साइड पे पॉजिटिव और नेगेटिव आयन जो हैं वो डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं। द नाइट्रो ग्रुप इज दस इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग इंडक्टिवली एज वेल एज रेजोनेंस। कि रेजोनेंस में भी ये इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग है, ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ करता है, और जो है हमारे पास नाइट्रो ग्रुप में ऑक्सीजन जो है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचती है। यानी रेजोनेंस के लिहाज से भी और इंडक्टिव इफेक्ट के लिहाज से भी ये दोनों तरह से हमारे पास इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग है। द टू इफेक्ट ऐड टुगेदर टू इंक्रीज द डायपोल मोमेंट ऑफ नाइट्रोबेंजीन रिलेटिव टू नाइट्रोमीथेन। ठीक है, कि ये जो ऊपर वाले की केस के निस्बत जो है, इसमें क्या है, दोनों इफेक्ट पॉजिटिव हो रहे हैं, ऐड अप हो रहे हैं। लेकिन जो हमने क्लोरीन वाली इससे पहले वाली एग्जांपल देनी है, वो दोनों इफेक्ट ऑपोजिट थे, इसलिए उसका जो डायपोल मोमेंट था वो डिक्रीज हो रहा था। यहाँ पे दोनों इफेक्ट जो है वो एक दूसरे को इंक्रीज कर रहे हैं। ठीक है, कि ये ऐड अप हो रहे हैं, तो वो इसलिए यहाँ पे हमारे पास जो है इंक्रीज इफेक्ट आएगा, डायपोल मोमेंट इंक्रीज आ जाएगा। ठीक है, सिमिलरली द डायपोल मोमेंट ऑफ एनालीन, फिनोल, chlorobenzene, methoxybenzene are smaller than those of their aliphatic analog due to the significant contribution of the following structure। कि हमारे पास एनालीन क्या होती है, अगर आप सिंपल इसका यहाँ स्ट्रक्चर बना दें तो NH2 है और नाइट्रोजन और बेंजीन का सिंगल बॉन्ड बना होता है, और जो बेंजीन रिंग है उसमें 3 बॉन्ड बने होते हैं। ठीक है, अब क्या हुआ कि एनालीन से की तरफ जो है इलेक्ट्रॉन जो है वो वहाँ पे डोनेट हुए, यानी कि उसकी तरफ इलेक्ट्रॉन मूव किए तो डबल बॉन्ड बन गया। ठीक है, और वहाँ पे हमारे पास क्या है कि चार्जेस की सेपरेशन हो रही है। आप चार्जेस को मूव खुद भी कर सकते हैं यहाँ पे, कि हमारे पास ये जो ग्रुप है NH2, ठीक है, बल्कि ये अमीन ग्रुप जो है, एनालीन जो है हमारे पास, इसमें नाइट्रोजन जो है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है, तो इलेक्ट्रॉन इसने डोनेट कर दिया, तो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया। ठीक है, अगर आप इसको देखें तो यहाँ पे हमारे पास जो ग्रुप है ना इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, NH2 ग्रुप भी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है और OH ग्रुप भी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है।
इसी तरह हेलोजेंस भी जो होते हैं इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है, और ओ आर जो ग्रुप है वो भी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है, ठीक है। यानी कि ये हमारे पास इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग रेजोनेंस इफेक्ट है हमारे यहाँ पे, जिसे हम पॉजिटिव एम कहते हैं। ये अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहे हैं और ये रिंग के अंदर इनके इलेक्ट्रॉन जो हैं वो मूव आउट कर रहे हैं। रेजोनेंस के डिफरेंट आपको स्ट्रक्चर नज़र आ रहे हैं कि जस्ट मैं आपको एक ये समझा देती हूँ कि नाइट्रोजन के पास क्या था, लॉन पेयर, जैसे ऑक्सीजन क्लोरीन और फिर ऑक्सीजन के पास लॉन पेयर, अपना इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगी बेंजीन, इनको डबल बॉन्ड आ जाएगा सबके अंदर। देखें आप कि सबके अंदर पहले डबल बॉन्ड बन रहा है, ठीक है। अब क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो गए, तो पहले वाला जो नॉर्मल जो बॉन्ड था वो ब्रेक होके वहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है कॉर्नर पे आ गया, और सब में पहले राइट वाली साइड पे नेगेटिव आयन आ गया, ठीक है। अब ये इलेक्ट्रॉन एस में है, तो ये इलेक्ट्रॉन जो है इस बॉन्ड पे आएगा, तो क्या होगा, अगले वाला बॉन्ड जो है वो उसके कॉर्नर पे चला जाएगा, नीचे बैक वाली साइड पे, तो दूसरी वाली स्ट्रक्चर बन जाएगा, ठीक है। अब इसी तरह यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज़्यादा होगी है, ये यहाँ से मूव होके बॉन्ड पे आएगी, तो जो है अगली वाली पोजीशन पे बॉन्ड बन जाएगा, और उससे जो पैरेलल बॉन्ड बन रहा है ऊपर से नीचे की तरफ, ठीक है, वो क्या है, वो फिर क्या है, वो ब्रेक हो गए, वहाँ पे नेगेटिव आयन आ जाएगा, यानी कि फिर हमारे पास ये थर्ड स्ट्रक्चर बन जाएगा। तो ये सारे हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास इनकी ये जो थ्री जो है वो स्ट्रक्चर्स बन रहे हैं। अगर आपको एक बनानी आ गया तो आपको जो है वो तीनों बना सकते हैं। इट इज़ ऑफ इंटरेस्ट टू कंपेयर द डायपोल मोमेंट ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स। पहले हमारे पास क्या है, नाइट्रोबेंजीन एनालीन है, पैरा नाइट्रो एनालीन है, ठीक है। कि हमारे पास अगर ये भी कंपाउंड्स हैं, द लार्ज डायपोल मोमेंट ऑफ पैरा नाइट्रो एनालीन larger than the sum of dipole moment of aniline and nitrobenzene, which is 5.48, is explained on the grounds of the following structure being one of the significant resonance contributor to the paranitroaniline, ठीक है। अब हमारे पास क्या किया कि ऊपर वाले हमने देख लिया इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है, तो इनका जो हमारे पास डायपोल मोमेंट था वो डिक्रीज हो रहा है, ठीक है, कि ये अगर एलिफेटिक एनालॉग्स हैं तो उसकी बजाय ये हमारे पास ये इनका डिक्रीज हो रहा होगा। अब नीचे आपको एग्जांपल दी जा रही है तीन तीन कंपाउंड्स की, नाइट्रोबेंजीन की, एनालीन की और पैरा नाइट्रो एनालीन, यानी पहले दो इंडिविजुअल हैं और फिर जो है उन दोनों को कंबाइन कर दिया। तो होना क्या चाहिए कि जितने दोनों इंडिविजुअल को प्लस कर दें तो उतना ये डायपोल मोमेंट बनना चाहिए था 5.48, लेकिन ये जो पैरा नाइट्रो एनालीन है इसका ज़्यादा है। अब हम देख लेते हैं कि इसका ज़्यादा क्यों है, ठीक है। हम पैरा नाइट्रो बेंजीन को देखते हैं कि यहाँ पे हमारे पास NH2 ग्रुप क्या है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, और NO ग्रुप क्या है, इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग, ठीक है। इसने इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचता है, और नाइट्रोजन जो है ऊपर वाली NH2 वाली उसने इलेक्ट्रॉन डोनेट किए, उसके ऊपर आ गया पॉजिटिव चार्ज का, कार्बन और नाइट्रोजन का डबल बॉन्ड बन गया। फिर क्या हुआ कि वो जो इलेक्ट्रॉन है वो मूव करते करते, ठीक है, जो पहला पोजीशन पे जो नाइट्रोजन कार्बन है वहाँ डबल बॉन्ड बन गया, ठीक है। पहले सिंगल बॉन्ड था नॉर्मल कंडीशंस के ऊपर, ठीक है, डबल बॉन्ड बना, उस डबल बॉन्ड बना तो यहाँ पे जो एक कार्बन एक ऑक्सीजन और नाइट्रोजन का जो डबल बॉन्ड होता है वो ब्रेक हो गए, हमारे पास क्या है, दोनों ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव आ जाता है, नेगेटिव चार्ज आ जाता है। पहले सिर्फ एक ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज होता है और डबल बॉन्ड बना होता है इसके साथ दूसरी ऑक्सीजन का और नाइट्रोजन के साथ, लेकिन अब ये दोनों हमारे पास क्या है, दोनों ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया। The low basicity of para nitroaniline much lower than that of aniline. Aniline का हमारे पास सिंपल था, aniline क्या होती है, NH2 और बेंजीन रिंग होता है कि नाइट्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन इजीली डोनेट कर सकती है, तो वो ज़्यादा बेसिक है। लेकिन अब नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉन जो हैं वो तो डीलोकलाइजेशन में हो गए, यूज़ हो गए, ठीक है। नाइट्रो ने अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लिया। अब इसका मतलब है कि अमाइनो ये जो NH2 ग्रुप है एनालीन, अब इसके पास इलेक्ट्रॉन जो है वो कम हो गए, तो वो तो उसका बेसिसिटी भी कम होगी, कि यानी कि जितने इजीली इलेक्ट्रॉन डोनेट हो सकते हैं उतना वो ज़्यादा बेसिक है। अब इसकी बेसिसिटी भी लो होगी है, ठीक है। The very low basicity of paranitroaniline is also explained on the same ground, यानी इसी तरह एक्सप्लेन की जा सकती है कि रेजोनेंस हो जाती है।
The electron of the amino nitrogen being delocalized over the entire molecule including the oxygen atom of nitro group. ठीक है, तो ये तो था कि डायपोल मूवमेंट में क्या चेंजेस आती हैं या बेसिसिटी में क्या चेंजेस आ रही हैं। इसी तरह हम देखते हैं डिक्रीज इन बॉन्ड लेंथ ऑफ मॉलिक्यूल, जो मॉलिक्यूल की बॉन्ड लेंथ के अंदर क्या चेंज आ रहा है। द कार्बन क्लोरीन बॉन्ड लेंथ इन विनाइल क्लोराइड इज शॉर्टर देन दैट ऑफ CH2 CH3 CH2Cl एंड इथाइल क्लोराइड बिकॉज ऑफ द कंट्रीब्यूशन ऑफ द स्ट्रक्चर। हमारे पास क्या है कि उसमें रेजोनेंस वाला ऊपर हम स्ट्रक्चर देख चुके हैं कि पॉजिटिव आयन है, क्लोरीन के ऊपर डबल बॉन्ड बना हुआ है। इंडिकेट ग्रेटर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बिटवीन द कार्बन एंड क्लोरीन देन द एक्सपेक्टेड फ्रॉम वन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर यानी एथाइल क्लोराइड से। ठीक है, आपको पता है जैसे ही डबल बॉन्ड बनता है तो 4 इलेक्ट्रॉन पेयर्स आ गए, 2 इलेक्ट्रॉन पेयर यानी टोटल 4 इलेक्ट्रॉन आ गए यहाँ पे। तो क्या हो रहा है कि 4 इलेक्ट्रॉन की वजह से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज हो गई है। तो आपको पता है डबल बॉन्ड की वेव वो क्या होती है, उनका ओवरलैप ज़्यादा हो रहा है, तो वहाँ पे हमारे पास जो है बॉन्ड लेंथ जो है डिक्रीज हो जाती है एज़ कम्पेयर टू सिंगल बॉन्ड लेंथ। तो यहाँ पे भी यही हो रहा है कि विनाइल क्लोराइड के अंदर जो है ये स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, उसकी रेजोनेंस की वजह से 2 स्ट्रक्चर्स होते हैं, तो उसकी वजह से इसकी बॉन्ड लेंथ जो है वो डिक्रीज हो रही है। अब उसकी रीज़न क्या थी कि डिक्रीज क्यों हो रही है, क्योंकि उसके अंदर रेजोनेंस इफेक्ट हो रहा है। ठीक है, the increased electron density between the two atoms enables them to come closer as the nucleus-nuclear repulsion would be minimized due to the greater electron density between them। ठीक है, कि एक न्यूक्लियस की दूसरे न्यूक्लियस के साथ जो रिपल्शन थी वो कम क्यों हुई है कि उनके दरमियान में इलेक्ट्रॉन आ गए हैं। ठीक है, recall that the triple bond is shorter than the double bond which is in turn shorter than the single bond। ठीक है, आपको पता ही है कि डबल बॉन्ड जो है वो सिंगल से छोटा है और ट्रिपल बॉन्ड जो है वो डबल से भी छोटा है। ठीक है, यानी उसमें और ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आ जाती है। The resonance language in resonance language it is said that the carbon chlorine bond in vinyl chloride or chlorobenzene had some double bond character। ठीक है, due to similar reason the carbon carbon bond in vinyl chloride is not a full double bond। कि अब अगर हम ये इसको कार्बन का और ये जो दूसरी कार्बन है, ठीक है, उसका बॉन्ड लेंथ देखें तो ओरिजिनली होना उसे क्या चाहिए, उसको डबल बॉन्ड होना चाहिए था, लेकिन वो क्या है ना, वो एग्जैक्टली डबल बॉन्ड है और ना ही वो जो है ना एग्जैक्टली सिंगल बॉन्ड है, क्योंकि रेजोनेंस का इफेक्ट वहाँ पे भी तो आ रहा है। is not a full double bond. The electron density between the carbon atom is less than the expected for an isolated double bond। कि ये जितना डबल बॉन्ड की होनी चाहिए थी उससे कम है, यानी इसमें डबल बॉन्ड का करेक्टर भी है, उसमें सिंगल बॉन्ड का करेक्टर भी है। The carbon carbon bond is therefore slightly longer than दी नॉर्मल कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड की। डबल बॉन्ड की कितना होना चाहिए बॉन्ड लेंथ 1.34, लेकिन उससे ये थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता है, 1.38 आ जाता है। यानी कि बॉन्ड लेंथ में डिफरेंस किसकी वजह से आ रहा है कि रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स की वजह से इसके ऊपर भी इफेक्ट होता है। नेक्स्ट है हमारे पास बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ एसिडिक एंड एरोमेटिक अमीन्स के। अमीन्स की स्ट्रेंथ कैसे है वही मैंने आपको बताया था कि जो सब्सटेंस इजीली इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकेगा वो क्या है, ज़्यादा बेसिक होगा, और जिसमें रेजोनेंस ज़्यादा हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज हो गया, बाहर नहीं निकल सकते, तो उसकी बेसिसिटी कम हो जाएगी। ठीक है, ये इसकी रीज़न है। द रेजोनेंस कंसेप्ट इज़ वेरी यूजफुल टू एक्सप्लेन द बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ एलिफेटिक एंड एरोमेटिक बेसिस। एरोमेटिक अमीन्स ड्यू टू नेगेटिव रेजोनेंस इफेक्ट of the aromatic rings are less basic than the aliphatic amines. Aniline is therefore less basic as compared to the ammonia or thilamine or cyclamine। ठीक है, एनालिन के अंदर क्या है कि जो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रही है तो वो क्या है, वो इलेक्ट्रॉन बेंजीन रिंग के अंदर डीलोकलाइज हो जाते हैं, लेकिन अमोनिया के अंदर डीलोकलाइजेशन नहीं है। ये जो इथाइल अमीन है इसमें नहीं है, और ये साइक्लो अमीन जो है साइक्लोहेक्साइल अमीन इसमें डीलोकलाइजेशन नहीं है, क्योंकि इसमें डबल और सिंगल बॉन्ड नहीं है। ठीक है, तो ये एनालिन जो है सबसे लेस बेसिक है इनके अंदर से। नाइट्रोजन एटम इज अगेन बॉन्डेड, ये अमीन की बात करें, ये अमीन का स्ट्रक्चर हमने पीछे भी देखा हुआ है कि कैसे उसके अंदर डीलोकलाइजेशन होती है। ठीक है, द नाइट्रोजन एटम इज अगेन बॉन्डेड टू अ sp2 हाइब्रिड
dies carbon atom. The unshared pair of electron in nitrogen can interact with the delocalized pi orbital of the nucleus. ये वो क्या है हमारे पास कि एनालीन है, नाइट्रोजन ने अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट किए, डबल बॉन्ड बना, ठीक है। और डबल बॉन्ड के बाद क्या है कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन जो है एक साइड पे मूव होना शुरू हो गए, तो वो डिफरेंट पोजीशन के ऊपर जो है वो डीलोकलाइज होते हैं। तो नेगेटिव आयन जो है लेफ्ट वाली साइड पे भी आ रहा है और राइट वाली साइड पे भी आ रहा है और डाउनवर्ड भी आ रहा है, ठीक है। तो ये 4 रेजोनेंट स्ट्रक्चर हमारे पास बन जाते हैं इसके। इफ एनालिन इज प्रोटोनेटेड, the electron pair on the nitrogen atom is no longer available and is delocalized on the ring. Thus, the electron density on the nitrogen atom is decreased. कि nitrogen पे electron density जो क्या होगी decrease, while that on the ring is correspondingly increased due to resonance effect. Thus, due due to resonance effect, aniline is weaker base than the aliphatic amine or cyclic amines. In cyclohexyl amine, lone pair is localized on nitrogen atom and is fully available for the protonation. Hence, it is a strong base. कि ये अगर हम इसका उसका कंपैरिजन करें तो ये भी स्ट्रॉन्ग बेस है। इसी तरह हम एसिडिटी निकाल सकते हैं। एसिडिटी ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, हमारे पास बेंजोइक एसिड इज अ स्ट्रॉन्गर acid than its saturated analogous cyclohexane carboxylic acid. क्यों? एसिडिटी क्या होती है कि जितना वो प्रोटॉन इजीली डोनेट कर सके, ठीक है। अब बेंजीन रिंग अपने इलेक्ट्रॉन जो है ये कार्बोनाइल ग्रुप जो है यानी सी डबल बॉन्ड ओ वाले ग्रुप को डोनेट करिए, इलेक्ट्रॉन उस साइड पर मूव करें तो एच पॉजिटिव जो है हमारे पास इजीली रिमूव हो सकता है एज कम्पेयर टू अब ये साइक्लो हेक्सेन के अंदर तो कोई भी डबल बॉन्ड नहीं है, वहाँ पे कोई भी पाई इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो इसलिए इलेक्ट्रॉन उधर जा ही नहीं सकते। तो ये जो है हमारे पास बेंजोइक एसिड स्ट्रॉन्गर एसिड होगा एज कम्पेयर टू साइक्लोहेक्सेन कार्बोक्सिलिक एसिड से, ठीक है। ये इसकी एक्चुअल में रीज़न है। तो आप लोगों को इस तरह के छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं तो आप लोगों ने ये रीजंस भी जो है ना उसकी ध्यान में रखनी है, ठीक है। इन बेंजोइक एसिड जो ये जो फिनाइल ग्रुप है यानी C6H5 group like a double bond is here less electron donating compared with the saturated carbon atom toward the carboxyl group. Moreover, carbon atom is sp3 hybridized, नहीं यहाँ पे sp2 आएगा, ठीक है। यहाँ इसको करेक्ट कर लीजिएगा। कार्बन एटम इज sp2 hybridized in benzoic acid as compared to sp3 hybridization in the saturated analog। कि जो साइक्लोहेक्सेन है, ठीक है, उसके अंदर ये sp3 हाइब्रिडाइजेशन है और जब डबल बॉन्ड आ रहा है यहाँ पे कार्बन तो वो sp2 हाइब्रिडाइजेशन हो रही है, ठीक है। दी sp2 हाइब्रिड कार्बन एटम इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एज कंपेयर टू sp3 हाइब्रिड कार्बन एटम। मोreover, ये जो हमारे पास एसीटेट आयन या बेंजोएट आयन स्टेबलाइज बाय द रेजोनेंस इफेक्ट की इसके अंदर रेजोनेंस इफेक्ट हो रहे हैं, हैंस इट कंट्रीब्यूट टू मोर एसिडिटी, कि ये इसकी एसिडिटी ज़्यादा है, ठीक है, एज कम्पेयर टू हमारे पास ये जो विद सिंगल बॉन्डेड कार्बोक्सिलिक ग्रुप लगा हो। इसी तरह अगर हम देख सकते हैं फिनोल की एसिडिटी कैसे होती है। एसिडिटी ऑफ फिनोल, व्हेन फिनोल आर कंपेयर्ड विद द कार्बोक्सिलिक एसिड एंड अल्कोहल द ऑर्डर ऑफ एसिडिटी इज फाउंड, कि हमारे पास जो एस्टिक एसिड है वो उसकी एसिडिटी ज़्यादा है, बेंजीन की उससे कम है, और ये बेंजीन नहीं होनी चाहिए, यहाँ पे फिनोल ग्रुप होना चाहिए, और यहाँ पे इथेनॉल की उससे कम है। In case of acetic acid, the anion जो acetate anion है is stabilized due to delocalization of negative charge on two ऑक्सीजन एटम के। एक दफ़ा एक ऑक्सीजन के ऊपर डबल बॉन्ड है और दूसरी पे नेगेटिव आयन है, तो इसका ऑपोजिट हो जाएगा कि एक पहले वाले पे नेगेटिव आयन दूसरे वाले पे डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन, यानी ये दो रेजोनेंस फॉर्म है। इसी तरह हमारे पास इन केस ऑफ फिनोल द ऑक्सीजन एटम ऑफ अ फिनॉक्साइड आयन यानी H पॉजिटिव आयन रिमूव हो गया तो रिमेनिंग O नेगेटिव रह गया। अब ये O नेगेटिव जो है वो पूरे रिंग के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट हो रहा
In the case of phenol, the oxygen atom of a phenoxide ion is adjacent to the aromatic ring, and the negative charge is partially delocalized by the aromatic pi clouds. Hence, phenol are intermediate in acidity between the acetic acid and ये जो हमारे पास इथेनॉल है, और इथेनॉल के केस के अंदर कोई भी हाइब्रिड ये जो डिलोकलाइजेशन है वो नहीं होती. In case of ethanol, the ethoxide ion, ethoxide मेरे ख्याल कहते हैं anion, यानी C2H5O negative ion is not stabilized by the resonance effect. इसमें resonance effect नहीं है. The negative charge reside entirely on the oxygen, कि ऑक्सीजन के ऊपर ही नेगेटिव चार्ज आएगा, and not delocalized. Moreover, C2H5 is a electron donating group, कि ये इलेक्ट्रॉन इसको और ज़्यादा डोनेट करेगा, and make the C2H5O नेगेटिव आयन लेस स्टेबल, कि ये लेस स्टेबल होगा. तो ये क्या करता है, अपने साथ जो पॉजिटिव आयन है अपने पास उसको अट्रैक्ट करके रखता है. ये H पॉजिटिव डोनेट ही नहीं करता, ठीक है, यानी कि इजीली डोनेट नहीं करता, तो इसलिए ये लेस एसिडिक है. फिनोल के अंदर क्या है कि ज़्यादा डीलोकलाइजेशन है, ज़्यादा स्ट्रक्चर डीलोकलाइज होके रेजोनेंस शो कर रहे हैं, इसलिए वो इंटरमीडिएट हो गया. और जो एसिटिक एसिड है उसमें दो स्ट्रक्चर्स हैं, ठीक है, और वो स्टेबल भी, एनाइन स्टेबल भी रह सकता है, और H पॉजिटिव इजीली रिमूव हो सकता है, तो इसलिए ये मोर एसिडिक आएगा. ठीक है. सिमिलर इफेक्ट कैन बी ऑब्जर्व विद सब्स्टिट्यूटेड फिनोल. एक मिनट, मैं ये देखना चाह रही हूँ कहाँ तक है ये, ठीक है. Similar effect can be observed with substituted phenols. The presence of electron withdrawing group in the nucleus increase the acidity of phenol. कि electron withdrawing है वो electron को अपनी तरफ खींच लेगा, तो negative ion अगर stable है तो positive ion जो है easily remove हो सकता है. In case of nitrophenol, the inductive effect would fall off with distance of ongoing ऑर्थो टू बेटा टू पैरा. ठीक है, जैसे जैसे हम ऑर्थो से बेटा और पैरा पे जाते हैं, इंडक्टिव इफेक्ट जो है वो कम से कम होता जाएगा. ठीक है. नाइट्रोफिनॉल, बट देयर वुड आल्सो बी एन इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग मेसोमेरिक इफेक्ट, के इलेक्ट्रॉन जो है वहाँ पे हमारे पास मेसोमेरिक इफेक्ट तो होगा, इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग यानी कि रेजोनेंस का जो इफेक्ट है वो तो लाजमी होगा when the nitro group is in ortho और para but not in meta position. meta position पे नहीं होगा लेकिन ortho और para position पे होगा ये. This would promote ionization of substituted phenol by this stabilization through delocalization of resultant anion, की जो resultant anion है वो stabilize होगा हमारे पास. ठीक है, क्योंकि उसके अंदर resonance हो रही है. The introduction of a negative R group at ortho or para position make a phenoxide ion more stable through the dispersion of negative charge in the much better way. कि ये हमारे पास इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप आ जाएगा तो माइनस आर आएगा. ठीक है, रेजोनेंस, तो क्या इलेक्ट्रॉन जो है वो इजीली डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं, डीलोकलाइज हो रहे हैं, और वो नेगेटिव आयन जो है स्टेबलाइज है. दिस एक्सप्लेन वाई दी ऑर्थो एंड पैरा नाइट्रोफिनोल आर स्ट्रॉन्गर एसिड. नेगेटिव आयन स्टेबल है तो H पॉजिटिव वो इजीली रिमूव कर सकता है, are stronger than the phenol itself. ठीक है. Minus R group are the meta position, however cannot take part in the resonance. के meta पे अगर हो तो वो resonance नहीं होती, and meta nitrophenoxide ion is not so stable, and for this reason meta nitrophenol is less acidic than the ortho and para position. ठीक है. अब इसको देख सकते हो कि इलेक्ट्रॉन की ये हम कई दफ़ा देख सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन कहाँ से कहाँ पे मूव हो रहे हैं. आर्थो और पैरा पोजिशन दिखाए हैं, स्टेबलाइज हैं. मेटा के ऊपर जो है नाइट्रो ग्रुप के ऊपर इलेक्ट्रॉन जाता ही नहीं, जैसे नाइट्रो ग्रुप है वैसे ही रहेगा, जस्ट इलेक्ट्रॉन जो है बेंजीन इनके ऊपर जो है ना वो ही ट्रांसफ़र होगा. अब हम देखते हैं आर्थो और पैरा में से कौन सा ज़्यादा स्टेबल है. ठीक है. When we compare para nitro with the ortho nitrophenol, the para nitrophenol is more acidic in character. क्यों? कि in ortho nitrophenol the nitro group is adjacent to the OH group. अब यहाँ पे H और OH की H और ऑक्सीजन की हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाएगी. ठीक है. एंड हाइड्रोजन बॉन्डिंग टेक प्लेस विच मेक इट डिफिकल्ट टू रिमूव द प्रोटॉन, के प्रोटॉन तो निकलेगा ही नहीं, प्रोटॉन तो यहीं पे रह जाएगा, तो इसलिए ये लेस एसिडिक होगा एज कम्पेयर टू ऑर्थो पोजिशन पे. ठीक है. So hydrogen bonding make ortho nitrophenol weaker in comparison with the para nitrophenol. Introduction of further nitro group
प्रमोट्स एसिडिटी मार्केटली, कि जितने हम नाइट्रो ग्रुप पर अटैच करते जाएंगे उतना हमारे पास क्या है कि डीलोकलाइजेशन ज़्यादा होगी, उतनी एसिडिटी ज़्यादा होती जाएगी। 10 2 4 6 ट्राई नाइट्रोफिनोल यानी 3 अगर नाइट्रो ग्रुप लगे होंगे जिसे हम पिक्रिक एसिड कहते हैं, इज फाउंड टू बी वेरी स्ट्रॉन्ग एसिड। ठीक है, कि जितने नाइट्रो ग्रुप ज़्यादा होते जाएंगे उतनी उनकी एसिडिटी ज़्यादा होती जाएगी। ऑन दी अदर हैंड इफ़ वी इंट्रोड्यूस इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग अल्काइल ग्रुप, जितने अल्काइल ग्रुप ज़्यादा होते जाएंगे उतना क्या होगा कि वो एसिडिटी कम होती जाएगी। इनटू द बेंजीन न्यूक्लियस द इफेक्ट प्रोड्यूस इज वेरी स्मॉल, उतना स्मॉल हो जाता है। इन समरी द कॉन्सेप्ट ऑफ रेजोनेंस इज यूजफुल इन मेकिंग लीस्ट क्वांटिटेटिव प्रेडिक्शन अबाउट दिस स्ट्रक्चर एंड रिएक्टिविटी ऑफ कंपाउंड्स। ठीक है, कि उसकी रिएक्टिविटी और स्ट्रक्चर के बारे में इंफॉर्मेशन देती है। इट हैज़ आल्सो हेल्प इन अंडरस्टैंडिंग द बिहेवियर ऑफ कंपाउंड विच वाज कंसिडर्ड टू बी anomalous in term of single structure assigned to them prior to this concept। के रेजोनेंस कंसेप्ट के से पहले जो स्ट्रक्चर्स के बिहेवियर था वो इतना इजीली हम स्टडी नहीं कर सकते थे, बहुत सारी चीज़ें क्लियर नहीं थी, तो यहाँ रेजोनेंस की वजह से क्लियर हो जाती हैं। ठीक है, द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल अप्रोच एंड द रेजोनेंस मेथड आर टू डिफरेंट वेज टू एक्सप्लेन द डीलोकलाइजेशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एंड मोस्ट केसेस टू थ्योरीज लीड टू दिस सिमिलर कंक्लूजन। कि हमारे पास मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल अप्रोच थी और इसी तरह रेजोनेंस है, ये दोनों है तो डिफरेंट अप्रोच लेकिन दोनों के रिजल्ट तकरीबन मिलते जुलते हैं। ठीक है, तो ये तो था आज का लेक्चर। आप लोगों ने इसको अच्छे तरीके से याद करना है, एग्जाम्पल्स को अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर लें।